नीट बुलेट सीरीज एपिसोड नंबर 17 में आपका स्वागत है। बेटा सारे के सारे एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए बेस्ट चीज है आपके लिए। देखो यहाँ पे इस एपिसोड के अंदर हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से फ्रिक्शन। तो देखो फ्रिक्शन का क्वेश्चन मैक्सिमम देखो मैं नहीं कहता हूं हर साल, लेकिन काफी बार फ्रिक्शन का क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें जो फ्रिक्शन के जो केसेस पूछे जाते हैं वो बहुत सिंपल केसेस, जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन या इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन, दोनों को हम इंडिविजुअल अलग अलग समझेंगे। तो पहले आगे समझने से पहले फ्रिक्शन को बेसिक समझते हैं। देखो फ्रिक्शन दो तरीके का लगता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो तब लगता है जब दो सरफेस जो कांटेक्ट में उनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, लेकिन रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो, मतलब हम धक्का दे रहे हैं लेकिन चल नहीं रहा ऑब्जेक्ट, तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है जब देर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस, तब हम काइनेटिक फ्रिक्शन लगाते हैं। ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो जरूरत के हिसाब से होती है, एडजस्टेबल होती है। मतलब एक मैक्सिमम लिमिट होती है म्यू इंटू एन। म्यू यहां म्यू एस बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है। तो म्यू इंटू एन एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि भाई इतना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है, लेकिन लगेगा कितना वो डिपेंड करता है जरूरत के हिसाब से। मान लो मैक्सिमम लिमिट 12 न्यूटन है, तो जरूरी नहीं है कि 12 न्यूटन लग जाए, हो सकता है 2 न्यूटन चाहिए उस ऑब्जेक्ट को चलने से रोकने के लिए, तो 2 न्यूटन फ्रिक्शन लगेगा। 5 न्यूटन चाहिए तो 5 लगेगा, 10 चाहिए तो 10 लगेगा, 12 चाहिए तो 12 लगेगा। यदि 13 चाहिए तो फिर 12 न्यूटन नहीं रोक पाएगा, फिर वो चलेगा, तो स्टैटिक नहीं फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स है, ये एडजस्टेबल नहीं होता है। बोला कि दो सरफेस में यदि रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन सरफेसेस में है, तो म्यू इंटू एन फ्रिक्शन लगेगा। यहां का म्यू होता है म्यू के फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू एस म्यू के मोस्टली सेम देता है, लेकिन कभी चेंज भी कर सकता है वैल्यूज। म्यू एस मोस्टली देखा जाता है कि म्यू के से हल्का सा ज्यादा होता है स्टैटिक वाला। ठीक है। अब देखो अब मेन मुद्दे पे आते हैं। हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को हम स्लाइड करवा रहे हैं, जैसे एक गाड़ी है, एक्सलरेटर दबाया, गाड़ी आगे बढ़ी। गाड़ी को इंजन नहीं आगे बढ़ा रहा है, गाड़ी को एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन आगे बढ़ाता है। गाड़ी के टायर के नीचे फ्रिक्शन नहीं होगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये जो फ्रिक्शन है जो इसको एक्सलेशन दे रहा है, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो देखो यहां नॉर्मल रिएक्शन है mg, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है म्यू mg, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू mg। तो म्यू mg मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? म्यू जी। ये ध्यान रखना, ये वाला केस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मैक्सिमम गाड़ी का एक्सेलरेशन म्यू जी हो सकता है। यदि ब्रेक लगाएंगे तो रिटार्डेशन होगा, तो ब्रेक लगाएंगे तो भी फ्रिक्शन चाहिए, तो मैक्सिमम रिटार्डेशन कितना हो सकता है? म्यू जी। गाड़ी ने ब्रेक लगा दिया फुल, तो म्यू जी रिटार्डेशन से जाकर के गाड़ी रुकेगी। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ कितना दूर चल के रुकेगी, कितने टाइम में रुकेगी, तो लगा देंगे एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर वी इज इक्वल टू यू प्लस एट, इक्वेशन लगा के सोल्व कर लेंगे। बट म्यू जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको और कैसे कैसे पूछ सकता है? बोल देगा एक ट्रक में एक बक्सा लेके जा रहे हैं, ट्रक को भगा रहे हैं, तो बताओ मैक्सिमम ट्रक का एक्सेलरेशन क्या रखे कि बक्सा स्लाइड ना करे? अरे इस बक्से को ट्रक का फ्रिक्शन आगे लेके जा रहे हैं, वो लग सकता है मैक्सिमम म्यू एम जी, तो उससे मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ सकता है म्यू जी। मतलब इस बॉक्स का फ्रिक्शन के सहारे मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू जी हो सकता है, यदि इसको भान नहीं रखा है तो म्यू जी से ज्यादा ट्रक को एक्सेलरेट करवाओगे तो उसमें स्लाइड करने लग जाएगा। नीट 2026 में क्वेश्चन पूछा है, अभी देखो आएगा। ऐसे ही देखो कन्वेयर बेल्ट है, उस पर एक बॉक्स डाल दिया, कन्वेयर बेल्ट चल रहा है, बॉक्स रेस्ट पे था, जैसे रखेंगे दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तो फ्रिक्शन लगेगा कितना? म्यू एम जी। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा इस बक्से का? म्यू जी। तो म्यू जी एक्सेलरेशन आएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा बक्सा जो है कन्वेयर बेल्ट के साथ साथ मूव करने लग जाएगा, रिलेटिव मोशन बंद, फ्रिक्शन बंद हो जाएगा। तो ये सारे केसेस आपको ध्यान रखने हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। दूसरा होता है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। देखो इंक्लाइन प्लेन की पूरी कहानी समझाता हूं, ध्यान से समझना। एक ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया हमने, तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऐसे। mg नीचे, mg के दो कंपोनेंट होंगे, इधर mg sin थीटा, इधर mg cos थीटा, एग्जैक्टली याद होने चाहिए। mg का इंक्लाइन प्लेन के लोग mg sin थीटा, परपेंडिकुलर mg cos थीटा। तो यहां नॉर्मल तो mg cos थीटा को बैलेंस कर लेता है, मतलब नॉर्मल की वैल्यू होगी mg cos थीटा। लेकिन जो mg sin थीटा वाला फोर्स है वो इस बॉक्स को नीचे स्लाइड करने की कोशिश करेगा। यदि फ्रिक्शन नहीं होगा, स्मूथ होगा, तो फिर इसका नेट एक्सेलरेशन नीचे g sin थीटा आ जाएगा, यदि स्मूथ हुआ तो। लेकिन यदि ये रफ है
तो फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करेगा। अब डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन हमारा मैक्सिमम कितना लग सकता है। भाई फ्रिक्शन लग सकता है म्यू एम जी कोस थीटा, म्यू इंटू एन, म्यू एम जी कोस थीटा मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, और स्लाइड करने वाला फोर्स नीचे है एम जी साइन थीटा। अब तीन सिचुएशन बनती है कि ये स्लाइड करेगा या नहीं करेगा। जस्ट स्लाइड करेगा, मतलब एक स्लाइड करेगा, एक नहीं करेगा, एक जस्ट स्लाइड करेगा। तो ध्यान से सुनना, पहला केस है कि जब थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स म्यू एस से छोटी है, मतलब जो थीटा है टेन इनवर्स म्यू एस, टेन इनवर्स म्यू एस वो एंगल है जब एम जी साइन थीटा वाला वैल्यू फ्रिक्शन के लिमिट म्यू एम जी कोस थीटा के बराबर हो। तो यहां से जो थीटा आता है टेन इनवर्स म्यू, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ये वो एंगल है मैक्सिमम, ये वो मैक्सिमम एंगल है जहां तक ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करता है। यदि एंगल इससे ज्यादा है तो ब्लॉक स्लाइड करेगा क्योंकि एम जी साइन थीटा बड़ा हो जाएगा। तो ध्यान रखना है ये एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या किया है, एम जी साइन थीटा की वैल्यू म्यू एम जी कोस थीटा के बराबर करके निकाला है। यदि थीटा इससे छोटा है तो स्लाइड नहीं करेगा। स्लाइड नहीं कर रहा मतलब नेट फोर्स जीरो है, मतलब पक्का एम जी साइन थीटा को किसी ने बैलेंस किया है। कौन है बैलेंस करने वाला, फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू एम जी साइन थीटा के बराबर रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, रुका हुआ है। यह दूसरा केस है जस्ट इक्वल है टेन इनवर्स म्यू एस के, इसको बोलते हैं लिमिटिंग केस, कि बस अब जस्ट स्लाइड करने वाला, स्लाइड कर नहीं रहा है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड है। तो इसके लिए लिमिटिंग केस में हमारा जो फ्रिक्शन है एम जी साइन थीटा के बराबर है, और ये लिमिटिंग वैल्यू है म्यू एम जी कोस थीटा, एम जी साइन थीटा यहां बराबर है। तीसरा केस होगा थीटा, यहां भी स्लाइड नहीं करेगा, नो स्लाइडिंग। थीटा जब टेन इनवर्स म्यू से बड़ा होता है तो ऐसे सिचुएशन में इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ब्लॉक रुक नहीं पाएगा अपने आप, तो फ्रिक्शन से तो नहीं रुक पाएगा, क्योंकि एम जी साइन थीटा बड़ा हो गया, फ्रिक्शन रोक नहीं पा रहा, तो स्लाइड करेगा। तो इसमें स्लाइड करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। कितना लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू एम जी कोस थीटा। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा म्यू इंटू एन लगता है, म्यू एम जी कोस थीटा। यहां एम जी साइन थीटा के बराबर फ्रिक्शन नहीं है, इसीलिए स्लाइड कर रहा है। अच्छा, अब स्लाइड करेगा तो एक्सेलेरेशन आएगा। तो एक्सेलेरेशन के लिए देखो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। जब एक इंक्लाइन प्लेन में थीटा टेन इनवर्स म्यू से बड़ा है तो ये स्लाइड करेगा, तो नीचे लगेगा एम जी साइन थीटा, ऊपर लगेगा म्यू एम जी कोस थीटा। तो बड़ा फोर्स ये है, तो एक्सेलरेशन आएगा नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स क्या आएगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कोस थीटा। नेट फोर्स आ गया इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, सीधा याद रखो। देखो नेट फोर्स में एम जी साइन थीटा म्यू एम जी कोस थीटा, मास से डिवाइड करोगे हम कट जाएगा, तो सीधा सीधा आ गया एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। याद रखना इंक्लाइन प्लेन पर जब एक ब्लॉक को रख के छोड़ दिया जाए और स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ, तो उसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा होता है। ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। दूसरा केस है कि यदि मान लो हमने जबरदस्ती ब्लॉक को ऊपर धक्का देके छोड़ दिया, मतलब ऊपर की तरफ वेलोसिटी दे दी। यहां तो ये नीचे स्लाइड कर रहा था, तो रख दिया स्लाइड कर रहा है। हमने यदि मान लो इनिशियल ऊपर वेलोसिटी दे दिया, तो देखो इस बार एम जी साइन थीटा तो नीचे लगता है, लेकिन फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा। क्यों, क्योंकि ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो इस बार एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन दोनों मिलकर इसको रोकने की कोशिश करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में आगे। तो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कोस थीटा। एक्चुअल में इसको रिटार्डेशन बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ब्लॉक के पास वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे आ गया, दोनों मिलकर इसको रोकेंगे। तो ये माइनस की जगह यहां प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अब चलो इनके क्वेश्चंस करते हैं, उससे और चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। 2026 वाला क्वेश्चन देखो, एक 15 किलो का बक्सा है, फ्लोर पे रखा है ट्रॉली के अंदर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 0.12 है। बोला कीपिंग द बॉक्स स्टेशनरी स्टेट ओवर द ट्रॉली द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद विच ट्रॉली कैन बी मूव। अभी मैंने ट्रक का एग्जांपल लिया था, इसने ट्रॉली ले लिया, ट्रॉली में बक्से को रखा हुआ, बताओ मैक्सिमम कितना रख सकते हैं। अभी बताया था म्यू जी। यदि सीधा जिसको पता है, देखो नीट से पहले भी मैंने ये फॉर्मूला अच्छे से बताया था, जिसको पता है तो म्यू है 0.12, जी हो गया 10, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है। दैट्स ऑल। 4 नंबर 2026 में फ्री के मिले होंगे। 2025 का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। बोला देयर आर टू सरफेसेस ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, inclined at angle 45 with horizontal, one of them is rough and other is perfectly smooth।
ठीक है, दो सरफेस बना दो, 45 एंगल की हैं, ठीक है, दोनों ही 45 एंगल की है। ये रफ है, रफ, और ये स्मूथ है, ठीक है। A given body takes two times as much time to slide down on rough surface than on the smooth surface। जब यहां से कोई चीज को छोड़ोगे तो नीचे स्लाइड करेगी। स्मूथ सरफेस में मैंने बताया फ्रिक्शन तो होता नहीं है, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आता है जी साइन थीटा, ये एक्सेलरेशन आता है। इसमें जब एक ऑब्जेक्ट को रखोगे तो नीचे एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा आता है, ठीक है। इसको A1 बोल दिया, इसको A2 बोल दिया, ठीक है, ओके। लेंथ दोनों को सेम चलना है, डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है। टाइम बोल रहा है कि रफ में डबल टाइम लगता है। इसमें मैंने कहा टाइम t है, तो इसमें 2t टाइम लगता है। देखो फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों को रेस्ट से छोड़ा गया है तो ये तो जीरो हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट जो है हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट दोनों का बराबर है, मतलब हाफ ए टी स्क्वायर दोनों का बराबर होगा, सिंपल सी बात है। S1 S2 के बराबर चलना है तो S1 में हाफ ए हो जाएगा जी साइन 45 माइनस म्यू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस 45, ये तो एक्सेलरेशन आ गया, इनटू टी हो गया 2t का स्क्वायर बराबर, इधर लिखोगे हाफ जी साइन 45 इंटू टी स्क्वायर, हाफ से हाफ कट जाएगा, जी कॉमन आके कट जाएगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा। क्या सोल्व करके म्यू निकाल सकते हो मेरे भाई? 4 नंबर का क्वेश्चन है, सोल्व करके म्यू निकालना, सीधा आंसर आ जाएगा। बोलो 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 बोलो, क्या ये बात क्लियर है? और देखो नीट 2023 का क्वेश्चन देखो, फिर देखो बोला कैलकुलेट मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग कार सो दैट बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर रिमेन्स स्टेशनरी। भाई मैं अभी बोला हॉरिजॉन्टल फ्लोर वाला केस, देखो 2026 में आया था, 2023 में भी, सीधा करो भाई, ये करो म्यूजी, खुद से सोचना चाहिए। 2015 वाला केस एक अच्छा केस है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। बोला एक ब्लॉक है M1 मास का जो हॉरिजॉन्टल टेबल पे रेस्ट कर रहा है, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जो कि फ्रिक्शनलेस पुली से पास कर रही है, फ्रॉम इट्स अदर एंड ब्लॉक बी कनेक्ट कर दिया M2 मास का। देखो ये वाला केस है, ऐसे पुली है, इधर से एक मास कनेक्टेड है M1 मास का, और इधर से दूसरा मास कनेक्टेड है M2 मास का, 2 ब्लॉक पुली प्रॉब्लम हो गया। लेकिन यहां सरफेस रफ है, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो यहां पे है वो दे रखा है म्यू ले लेते हैं, म्यू के दे रखा है। ब्लॉक ए स्लाइडिंग ऑन द टेबल, स्लाइड कर रहा है, बोला ये स्लाइड कर रहा है इधर, मतलब ऐसा स्लाइड कर रहा होगा। टेंशन बताना है, सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन निकालो। देखो भाई स्लाइडिंग में मैं बात करूं तो इधर लग रहा है M2G नीचे की तरफ, इसमें नीचे M1G लग रहा है, लेकिन इसको तो नॉर्मल बैलेंस कर देगा। इसको रोकने का, देखो ये खींच रहा है, ये पुलिंग फोर्स है, और रोकने के लिए इसमें फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन पीछे की तरफ, और काइनेटिक लगेगा क्योंकि स्लाइड कर रहा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन M1G हो जाएगा, म्यू M1G पीछे की तरफ फ्रिक्शन। तो बता सकते हो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेट पुलिंग फोर्स खींचने वाला M2G माइनस अपोजिंग फोर्स म्यू M1G, लोज ऑफ मोशन में सिखाया जाता है, नेट पुलिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ये एक्सेलरेशन है। ये आंसर नहीं आएगा, इसने एक्सेलरेशन नहीं पूछा, बोला टेंशन बताओ। तो अब देखो कोई भी एक ब्लॉक का डायग्राम बना लो, इसी का बना लो, M2 का लो, M2 का डायग्राम बना लिया, नीचे लग रहा है M2G, ऊपर लग रहा है टेंशन जो मुझे निकालना है, और एक्सेलरेशन मैं निकाल चुका हूं A। बताओ क्या इक्वेशन लिखेंगे? इक्वेशन लिखेंगे नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू A, तो T की वैल्यू आ जाएगी M2 माइनस M2G, ये आ गया M2G माइनस M2A, तो टेंशन आ जाएगा M2 कॉमन, यह आएगा G माइनस A रख दो, M2G माइनस म्यू M1G
अपॉन m1 प्लस m2। यार सोल्व तो कर लोगे मेरे कहने पे, सोल्व करके आंसर कमेंट में करना। कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, सोल्व करके आंसर कमेंट में करना कि क्या सही आंसर होगा चारों ऑप्शन में से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, बोलो बोलो बोलो। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, 2011 का है ये, आप होमवर्क में मेरी तरफ से, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट नीट बुलेट सीरीज के एपिसोड में। और सारे ही एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं, ये एग्जाम में यही देखने को मिलेंगे।